ये रही कहानी की अगली अति विस्तृत, सुपर डिटेल्ड, भावनात्मक और रोमांचक कड़ी। इसमें मुंबई की अंधेरी गलियों का सफर, दबे कुचले टैलेंट की खोज और राघव द्वारा माफिया के चंगुल से कलाकारों को आजाद कराने का ड्रामा शामिल है। भाग 259। सिर्फ चार लोग काफी नहीं, द नीड फॉर एन आर्मी ऑफ साउंड। अगली सुबह आर स्कूल ऑफ म्यूजिक, सरस्वती कला केंद्र के बड़े हॉल में मीटिंग चल रही थी। कावेरी देवी गुरु माँ पियानो पर थी और रहमत सिंगर उनके साथ रियाज कर रहा था। अनन्या अपने लैपटॉप पर कुछ चार्ट्स देख रही थी। उसने चश्मा उतारकर मेज पर रखा। राघव, अनन्या ने गंभीरता से कहा, रहमत की आवाज जादू है और वो तीन लड़कियां कोरस अच्छी हैं। लेकिन अगर हम ग्लोबल ग्लोबल जाने की सोच रहे हैं तो 4-5 लोगों का बैंड काफी नहीं है। रोहित ने बर्गर खाते हुए पूछा, तो क्या करें? पूरी बारात ले चलें? अनन्या ने उसे घूरा। मजाक नहीं रोहित, हमें एक फुल ऑर्केस्ट्रा चाहिए। हमें एक बास गिटारिस्ट, एक ड्रमर, एक वायलिन प्लेयर और सबसे जरूरी, एक कंपोजर चाहिए जो धुन बना सके। रहमत गा सकता है, लेकिन धुन बनाना अलग कला है। राघव खिड़की के पास खड़ा था। उसने पलटकर कहा, बात तो सही है, हमें और हीरे चाहिए। तो मैं ऑडिशन का विज्ञापन दे दूं? अनन्या ने पूछा। अखबार में? राघव ने सिर हिलाया। नहीं, अखबार के विज्ञापन देखकर वो लोग आते हैं जो बनना चाहते हैं। मुझे वो लोग चाहिए जो हैं, लेकिन मजबूरी ने उन्हें तोड़ दिया है। राघव ने अपनी जेब में हाथ डाला। मुंबई में हजारों ऐसे कलाकार हैं जो बार्स में, माफिया के अड्डों पर या शादियों में अपनी कला बेच रहे हैं, क्योंकि उनके पास कोई और रास्ता नहीं है। उनकी जिंदगी नरक है। हम उन्हें ढूंढेंगे। हम कीचड़ से कमल निकालेंगे। भाग 260। अंडरवर्ल्ड का टैलेंट हंट इनटू द शैडोज। रात के 9 बजे राघव, रोहित, रहमत और अनन्या ने अपने महंगे कपड़े उतारकर साधारण स्ट्रीट वेयर पहन लिए थे। सुरक्षा के लिए प्रताप और विक्रम सादे कपड़ों में उनके साथ थे। उनकी एसयूवी दक्षिण मुंबई की चमक धमक छोड़कर धारावी और कमाठीपुरा की अंधेरी गलियों की तरफ मुड़ गई। पहला पड़ाव, द ब्लैक जैक क्लब, अवैध सट्टेबाजी का अड्डा। ये एक भूमिगत अंडरग्राउंड क्लब था। यहाँ धुएं के बादल थे, शराब की बदबू थी और कोने में लोग ताश खेल रहे थे। स्टेज पर एक लड़का ड्रम्स बजा रहा था। उसका नाम जोजो था। उसका शरीर पसीने से लथपथ था, बाल बिखरे हुए थे और आंखों में गुस्सा था। वो ड्रम नहीं बजा रहा था, वो ड्रम को पीट रहा था। उसकी बीट्स में इतनी आक्रामकता, अग्रेशन थी कि रोहित का दिल तेज धड़कने लगा। भाई, रोहित ने कान में कहा, ये ड्रम बजा रहा है या गोलियां चला रहा है? क्या एनर्जी है? तभी बार का मालिक, एक स्थानीय गुंडा, स्टेज पर गया और जोजो के सिर पर एक थप्पड़ मारा। ओ ए, पागल, धीरे बजा। यहाँ लोग जुआ खेल रहे हैं, तेरा शोर नहीं सुन रहे। जो ने ड्रमस्टिक मुट्ठी में भींच ली, लेकिन वो कुछ बोला नहीं। उसके गले में एक पट्टा जैसा कुछ था जो उसकी गुलामी दिखा रहा था। राघव अपनी कुर्सी से उठा। प्रताप ने इशारा किया, क्या मैं संभालूं? राघव ने मना किया। नहीं, मैं बात करूंगा। राघव मालिक के पास गया। ये लड़का मुझे चाहिए। मालिक हंसा। ये ये मेरा बंधुआ मजदूर है। 2 लाख का कर्ज है इसके बाप पर। ये कहीं नहीं जाएगा। राघव ने अपनी जेब से नोटों की गड्डी 2 लाख निकाली और मालिक के मुंह पर मारी। ये रहे 2 लाख, और ये रहा 1 लाख एक्स्ट्रा, तेरे थप्पड़ का हर्जाना। अगर अब इसे रोका तो तेरी उंगलियां तोड़ दूंगा। मालिक ने राघव की आंखों में वो सी दरिंदगी देखी जो उसने कभी नहीं देखी थी। उसने पैसे उठाए और पीछे हट गया। जो ने राघव को देखा। राघव ने हाथ बढ़ाया। गुस्सा ड्रम पर निकालो दोस्त, जिंदगी पर नहीं। चलो हमारे साथ। भाग 261। दूसरा पड़ाव, माइनस घुंघरू पैलेस, दर्द का वायलिन। अब उनके साथ जो ड्रमर भी था। वे अगले ठिकाने पर पहुंचे, एक सस्ता डांस बार। यहाँ का माहौल और भी गिरा हुआ था। शराबी लोग नोट उड़ा रहे थे। स्टेज के कोने में एक दुबली पतली लड़की खड़ी थी। उसने एक पुराना सलवार कमीज पहना था। उसके हाथ में एक वायलिन था। उसका नाम मीरा था। जब उसने वायलिन बजाना शुरू किया तो शोर शराबे के बीच एक अजीब सी उदासी छा गई। वो कोई फिल्मी गाना नहीं, बल्कि एक दर्द भरा राग बजा रही थी। उसकी आंखें बंद थीं, जैसे वो अपने आसपास की गंदी दुनिया को देखना नहीं चाहती थी। रहमत की आंखों में आंसू आ गए। राघव भाई, इसकी उंगलियों में जो दर्द है वो मेरे गले में भी नहीं है। ये रो रही है, पर आंसुओं से नहीं, सुरों से। तभी एक शराबी ग्राहक ने मीरा के ऊपर बियर की बोतल फेंक दी।
ए, रोना बंद कर। कुछ नाचने वाला बजा। कांच मीरा के पैर के पास टूटा। वो सहम गई और वायलिन सीने से लगा लिया। इस बार अनन्या आगे बढ़ी। वो सीधा उस शराबी के पास गई और उसके हाथ से ग्लास छीनकर टेबल पर पटका। तमीज से। अनन्या की आवाज में एक वकील वाली सख्ती थी। फिर वो मीरा के पास गई। मीरा, अनन्या ने कहा, ये जगह तुम्हारे वायलिन के लायक नहीं है। तुम कलाकार हो, तमाशबीन नहीं। बार का मैनेजर बीच में आया, लेकिन विक्रम ने अपनी जैकेट हटाकर अपनी गन की झलक दिखाई। मैनेजर चुपचाप वापस चला गया। मीरा ने कांपते हाथों से अपना वायलिन केस उठाया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये आजादी है। भाग 262। अंतिम पड़ाव, आखिरी जाम, द हिडन जीनियस। रात के 2 बज चुके थे। उन्हें एक ड्रमर जोजो और एक वायलिनिस्ट मीरा मिल चुके थे, लेकिन अभी भी दिमाग कंपोजर की कमी थी। वे मुंबई के सबसे पुराने इलाके भिंडी बाजार की एक संकरी गली में स्थित आखिरी जाम नामक एक पुराने बार में पहुंचे। ये जगह बहुत शांत थी। यहाँ सिर्फ टूटे हुए दिल वाले लोग आते थे। कोने वाली टेबल पर एक 50-55 साल का आदमी बैठा था। उसके बाल सफेद और बिखरे हुए थे, कपड़े पुराने थे और टेबल पर विस्की की सस्ती बोतल थी, लेकिन वो पी नहीं रहा था। वो टिश्यू पेपर, नैपकिन पर पेन से पागलों की तरह कुछ लिख रहा था। उसका नाम विक्रांत सर था। रोहित ने नाक सिकोड़ी। राघव, ये तो बेवड़ा लग रहा है। ये क्या धुन बनाएगा? ये तो खुद अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता। रहमत उस आदमी के पास गया और मेज पर पड़े टिश्यू पेपर को देखा। उस पर संगीत के नोटेशंस, म्यूजिक नोटेशंस लिखे थे। रहमत ने उन नोटेशंस को मन ही मन गुनगुनाया। अचानक रहमत की आंखें चौड़ी हो गईं। या अल्लाह! रहमत ने राघव को देखा। राघव भाई, ये धुन, ये तो मास्टरपीस है। ये आदमी साधारण नहीं है। रहमत ने विक्रांत सर के कंधे पर हाथ रखा। चाचा, आप कौन हो? विक्रांत ने अपनी धुंधली आंखों से देखा। मैं? वो हंसा, एक कड़वी हंसी। मैं वो हूं जिसने 20 साल पहले बॉलीवुड के सबसे बड़े हिट गाने लिखे थे, लेकिन प्रोड्यूसर्स ने मेरा नाम हटाकर अपने बेटे का नाम डाल दिया। अब मैं यहां हूं, अपनी धुनें शराब में घोल रहा हूं। राघव समझ गया, ये वही गेम चेंजर था जिसकी उन्हें तलाश थी। एक टूटा हुआ जीनियस। राघव ने विस्की की बोतल हटा दी। बहुत पीली कड़वाहट विक्रांत जी, राघव ने कहा। अब दुनिया को अपनी मिठास सुनाने का वक्त है। मैं आपको इज्जत, पैसा और आपका नाम वापस दिलाऊंगा। बस आप हमारे लिए धुन बनाइए। विक्रांत ने राघव को घूरा। मेरे पास कुछ नहीं है देने को। आपके पास ये है। राघव ने टिश्यू पेपर उठाया। ये कागज का टुकड़ा कल दुनिया हिला सकता है। भाग 263। हीरो का मिलन, द असेंबली ऑफ डायमंड्स। सुबह के 4 बजे वे सभी वापस आर स्कूल ऑफ म्यूजिक पुरानी हवेली पहुंचे। गाड़ी से एक अजीबोगरीब ग्रुप उतरा। 1 रहमत, एक रसोइया जो वायरल सिंगर था। 2 जो एक गुस्सैल ड्रमर जो अंडरवर्ल्ड से आया था। 3 मीरा, एक सहमी हुई वायलिनिस्ट जो डांस बार से आई थी। 4 विक्रांत सर, एक शराबी जीनियस कंपोजर। कावेरी देवी गुरु माँ हॉल में इंतजार कर रही थीं। उन्होंने इस टूटे फूटे ग्रुप को देखा। राघव ने कहा, गुरु माँ, मैं आपके लिए मिट्टी लाया हूं। अब आप इन्हें मूर्तियां बनाइए। जो ने ड्रम सेट देखा और उसकी उंगलियां फड़कने लगीं। मीरा ने वायलिन निकाला और एक सुर छेड़ा। विक्रांत सर ने पियानो देखा। उन्होंने कांपते हाथों से एक कॉर्ड कॉर्ड बजाया। जैसे ही तीनों ने एक साथ बजाना शुरू किया, ड्रम की बीट, वायलिन का दर्द और पियानो की गहराई हॉल में एक जादू हो गया। रहमत ने उसके साथ आलाप लिया। रोहित के रोंगटे खड़े हो गए। भाई, ये बैंड नहीं है, ये तो तूफान है। अनन्या ने राघव का हाथ दबाया। तुम सही थे। असली टैलेंट महलों में नहीं, गलियों में मिलता है। राघव खिड़की के पास खड़ा होकर मुस्कुरा रहा था। उसकी म्यूजिकल आर्मी तैयार थी। ओमेगा से लड़ने के लिए उसके पास रोबोट्स थे, लेकिन दुनिया का दिल जीतने के लिए उसके पास अब ये बैंड था। कहानी का विश्लेषण, इस हिस्से में राघव ने सिर्फ टैलेंट हंट नहीं किया, बल्कि समाज के अंधेरे कोनों से हीरो को बचाया। जो एंगर पावर, मीरा इमोशन सोल, विक्रांत एक्सपीरियंस जीनियस, रहमत आवाज। ये टीम अब अजेय, अनबीटेबल है।